तो आज हम पार्ट 4 लेकर आए इम्प्रूवमेंट और बैक एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू जो 2025 के अभी मेंस के मैथ्स के पेपर में आए हैं। मेंस का मतलब जेई मेंस नहीं है, जो अभी मेंस का एग्ज़ाम हुआ है हमारा फेब मार्च में। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारे एमसीक्यू हैं उसके सॉल्यूशन क्या थे। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं इम्प्रूवमेंट या बैक के एग्ज़ाम में वो कुछ ना कुछ रिलेटेड आते हैं इनसे ही। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ज़रा पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पी एंड क्यू आर यूनिट वेक्टर्स। देखिए क्वेश्चन जो है 1 नंबर में दे रखा, पर 1 नंबर लायक नहीं था, कम से कम ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर लायक था। पी और क्यू अगर यूनिट वेक्टर हैं तो इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे 1। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे 1। फिर वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ पी डॉट क्यू इज़ नॉट पॉसिबल। तो पी डॉट क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड पी मैग्नीट्यूड क्यू कॉस थीटा। तो पी डॉट क्यू की वैल्यू क्या आई, मैग्नीट्यूड पी 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू ये भी 1 है, और यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है, तो पी डॉट क्यू की वैल्यू डायरेक्टली किसके इक्वल आ गई, कॉस थीटा के। अब जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है ये मुझे पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू सर -1 से 1 के बीच में होती है। तो मुझे ये चेक करना है कि इन चारों में से वो कौन सी वैल्यू है जो -1 से 1 के बीच में नहीं आ रही है। तो मैं -1/2 को एनालाइज करूँ, ये आएगी -0.5। ठीक है, -0.5। ये वैल्यू एनालाइज करूँ तो ये 1/√2 है। जब आप 1/√2 को देखोगे तो 1/√2 का मतलब होता है 1/√2 की वैल्यू 1.4 के आसपास ही कुछ होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू भी क्या है, <1 है। अब चेक कर लीजिए डिवाइड करके। ठीक है, दूसरी चीज़ है √3/2। √3 की वैल्यू 1.73 होती है और 2 से डिवाइड करने पे अप्रॉक्सीमेट कुछ वैल्यू 0.86 के आसपास की आएगी, जो कि खुद <1 है, ये <1 है, ये वैल्यू -1/2, ये -1 से 1 के बीच में आ रही है। फिर आप चेक करोगे √3 की वैल्यू है 1.73, जो कि 1 से बड़ी है, और कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती, -1 से छोटी नहीं होती और 1 से बड़ी नहीं होती। और पी डॉट क्यू किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। तो डी इसका आंसर हो गया करेक्ट। ये क्वेश्चन 2 नंबर के लायक था, पता नहीं उन्होंने 1 नंबर में क्यों दिया, बच्चे छोड़ के आए होंगे, एक बार देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। में दिमाग ही नहीं लगाना कि कोई भी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक हो उसका आंसर नल होता है। ठीक है, नल की जगह वहाँ पे आपको 0 मैट्रिक्स मिल सकता है। चलो बाकियों को भी एक बार देख लेते हैं क्या होगा। अगर कहीं पे दे रखा हो कि डिटर्मिनेंट 1 ही होना चाहिए और वो कह रहा है कि डायगोनल में सारे एलिमेंट 1 हैं, तो आप डालोगे यूनिट कब डालोगे, जब आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल जाए डायगोनल 1 1 1, तो ये हो गया यूनिट, अगर डायगोनल सारा 1 है। अच्छा, डायगोनल कब डालोगे, स्पेशली डायगोनल जब डायगोनल में ही एलिमेंट है और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे 0। अगर इस तरह से लिखा हो कुछ डायगोनल 2 3 5, रो मैट्रिक्स में हमें पता होना चाहिए जिसमें एक ही रो हो, लाइक 1 2 3 4 5। तो देखो यहाँ पे रो तो 1 है, कॉलम 5 है, जहाँ पे एक रो होगी उसे हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। तो चारों का बता दिया, लेकिन इसका आंसर है नल मैट्रिक्स। थर्ड क्वेश्चन फिर कॉम्प्लिकेटेड आ गया। ठीक है, x dx, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख लो जो यहाँ यूज़ होगा, x की पावर n+1/n+1। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a, <= a/2 + 6। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, देखो x की पावर n+1, मेरे यहाँ पे पावर 1 है, तो x की पावर 1+1 कितना होगा, x की पावर 2, नीचे 1+1/2, 0 से a। अब लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है a, तो ये आया a²/2, माइनस 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, ये पूरी वैल्यू 0 आई, <a/2 + 6। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब दोनों साइड एलसीएम लीजिए, ये तो a² रहेगा, a²/2, और यहाँ क्या आएगा a + 12/2। कैसे बेटा जी, यहाँ क्या है 1, 2 1 जा 2, तो 1 × a रहेगा, 1 × 2 2, 2 6 जा 12।
अब दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कट कर दीजिए, कौन देखना आ रहा है, MCQ है ना ये तो। अब यहाँ पे क्या है, a², यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू a+12। तो वैल्यू क्या बनेगी इसकी, देखिए आगे का काम कैसे करेंगे, ये तो पार्ट। a², a को इधर ले आओ, -12 लेस देन इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करो, a² - 4a + 3a -12 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आई। फैक्टराइजेशन किया मैंने, फैक्टराइजेशन कोई बड़ा काम नहीं है, हम 10 से ही सीखते आ रहे हैं। a और 4a में से a को कॉमन ले, अंदर बचेगा a-4 + 3 टाइम a-4 लेस देन इक्वल टू 0। एक बनेगा a+3, एक a-4 लेस देन इक्वल टू 0। अभी दो वैल्यू आ गई। लेस देन कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है, लेस देन। अब आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन चेक करिए कौन सा है इसका, करिए चेक जल्दी, कौन सा ऑप्शन है। देखो अब हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन से चेक कर लेंगे। जैसे a की वैल्यू अगर मैं -3 पुट करता हूँ यहाँ पे तो 0 आएगा, यहाँ 4 पुट करता हूँ तो 0 आएगा। तो ये तो दो हो गए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या हो गए, क्रिटिकल पॉइंट। ये कह रहा है लेस देन, ये कह रहा है लेस देन। तो जब भी वो लेस देन कहे ऐसे क्वाड्रेटिक वाले में, तो याद रखिएगा यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लीजिए। अगर वो आपसे कहता है x - a x - b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो रूट्स क्या आ रहे हैं इसके, इसका आएगा a, ये आएगा b। तो x बिलोंग करेगा -∞ से a तक, यूनियन b से इन्फिनिटी। ये लिख लीजिए कहीं पे कि अगली बार आए तो आपको पता हो। लेकिन अगर x - a x - b लेस देन इक्वल टू 0 हो, तो x की जो वैल्यू आएगी वो a से b के बीच में आएगी, a से b तक आएगी। कहाँ तक आएगी, a से b तक। तो आप ऐसी वैल्यू देखो, देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, -3, और यहाँ a की वैल्यू क्या आएगी, 4। तो वैल्यू जो होगी वो -3 और 4 के बीच में होगी। तो ऑप्शन चेक करिए, क्या ये ऑप्शन है कि a की वैल्यू -3 से बड़ी और 4 से छोटी होनी चाहिए। ये ऑप्शन है कहीं पे, सी ऑप्शन बिल्कुल यही कह रहा है। तो इस फॉर्मूले के साथ लिखना है। ये भी क्वेश्चन देखो 1 नंबर के हिसाब से बड़ा था, लेकिन दिया उन्होंने, ठीक है। तो इसे प्रैक्टिस करके जाना आपकी बार, और ये फॉर्मूला याद रखना। अगर x - से, देखो यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट क्लोज किया है इसको बहुत ध्यान से रखना। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है तो ब्रैकेट क्लोज करोगे, ये इक्वल टू नहीं होता तो ब्रैकेट ओपन होती। समझ गए बात को, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अवर 4th क्वेश्चन। देखो बेटा ये क्वेश्चन इस बार भी आएगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं इस बात की, इस बार भी ऐसा क्वेश्चन आपका पक्का लगेगा। मैट्रिक्स से क्वेश्चन ईजी आते हैं। एक हम सीरीज़ इसके बाद मैट्रिक्स से क्वेश्चन की बनाएंगे बढ़िया से। एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आपको ये बताना है ये क्या है। देखो जब भी कभी ऐसे पूछे ना ये क्या है, तो या तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक होगा। तो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ये आपने लिया। अब सिंपल इसका ट्रांसपोज कर दो। क्या कर दो, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ लिख लो जो काम आएंगी। ए प्लस माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। मल्टीप्लिकेशन में अगर है तो ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। और के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर ए ट्रांसपोज किसी भी जो भी आपको मैट्रिक्स दे रखी है उसका ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आता है तो सिमेट्रिक होती है। अगर उसका ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब बेसिकली हमसे गलती क्या होती है, हमने तो बस यहाँ तक की चीज़ें पढ़ी हुई हैं। इस पूरे मैट्रिक्स को देखो भाई, ए भी एक मैट्रिक्स है, बी ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स है। ये सब हैं तो मैट्रिक्स ही ना। अब इस मैट्रिक्स में से मैं इस मैट्रिक्स को माइनस करूँगा तब भी वो मैट्रिक्स ही रहेगी, तब भी वो क्या रहेगी, मैट्रिक्स ही रहेगी। तो ये देखो यहाँ पे ए बी एक मैट्रिक्स ए बी, एक मैट्रिक्स ए बी ट्रांसपोज, एक है बी ए ट्रांसपोज, बीच में साइन क्या है, माइनस। तो मेरा बताओ ए माइनस बी के लिए कैसे काम करता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो मैं इस पूरे को ए मान के चलूँ तो ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो एक प्रॉपर्टी रह गई, उसे भी लिख लेना, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। अब यहाँ पे देखो दोनों प्रोडक्ट में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं,
प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में लगता है रिवर्सल लॉ। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का इसमें बी ए ट्रांसपोज में रिवर्सल लॉ लगाओ इंटू बी ट्रांसपोज, तो बी ए ट्रांसपोज माइनस ए बी ट्रांसपोज। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्या बचेगा? माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस का प्लस बन जाता है और प्लस का माइनस। ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, देखो यही लेके चले थे ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, यही आ गया ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, लेकिन किसके साथ आया? माइनस के साथ। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से उसका नेगेटिव आ जाता है तो वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाय 6 प्लस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। जब भी कभी इसका क्वेश्चन आएगा यही आएगा क्वेश्चन, बात याद रखना, क्वेश्चन डोमेन रेंज पे ही आएगा। तीन चीज़ें इसमें मैं आपको बता देता हूँ, वो याद रखिएगा। एक बात, पहली बात क्या है कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और आपका कॉसेक इनवर्स, इन तीनों की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होती है। ठीक है, अगर इनमें कभी भी नेगेटिव आता है लाइक साइन इनवर्स माइनस एक्स आगे कुछ भी, तो इसका माइनस बाहर आ जाता है, ये वैल्यू माइनस साइन इनवर्स एक्स होगी। छोटा होगा, देख लीजिएगा एक बार, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, लेकिन किस किस के लिए? जिनकी रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगी। ये बात याद रखनी है आपको। अगला आपको क्या याद रखना है? कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, इन तीनों की जो रेंज होगी वो 0 से पाई वाली होती है। क्या होती है? क्लोज ओपन, यदि याद नहीं रखनी आपको, बस ये याद रखनी है कि 0 से पाई होती है। इस केस में अगर नेगेटिव होता है तो मैं नीचे लिख देता हूँ, जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स आ गया, या टेन इनवर्स माइनस एक्स आ गया, या सेक इनवर्स माइनस एक्स आ गया, तो यहाँ फॉर्मूला यूज़ होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये याद रखिएगा, ये मैंने दोनों के लिए लिख दिया क्योंकि आएगा वो फिर पूछेगा, वो माइनस ही पूछेगा बार बार। कॉस पाई बाय 6 प्लस कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो मैंने अभी लिखवाया यहाँ पे, एक सेकेंड, कॉस टेन नहीं, सॉरी बेटा सही कर लीजिएगा, इसे टेन नहीं है यहाँ पे, कॉट है। ठीक है, कॉट याद रखना, कॉट है यहाँ पे, ये कॉस है, ये कॉट है। तो कॉट के लिए क्या आएगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ डायरेक्ट कैसे सॉल्व होगा। आप ये चेक करो कि कॉट की वैल्यू रूट 3 कहाँ पे होती है। कॉट की वैल्यू रूट 3 कहाँ पे होती है? रूट 3 30 डिग्री पे होती है। कहाँ पे होती है? 30 डिग्री पे। लिखिए, ये क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं पहली बार। प्लस पाई, 30 डिग्री को हम लिखते हैं पाई अपॉन 6। पाई का मतलब होता है 180, 180 अपॉन 6 हो गया 30। ये पाई बाय 6 से पाई बाय 6 कट जाएगा। ये रूल एक बार दोबारा सुन लेना, इससे एक बार में ख़त्म होगा। और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। कॉस ऑफ पाई की वैल्यू -1। ऑप्शन में दे रखा -1, दे रखा है, मैंने टिक कर दिया, कर दिया। ये सारी मैंने प्रॉपर्टीज़ भी बताई हैं साथ के साथ MCQ में जो जो हमारी यूज़ होंगी, क्योंकि देखो क्वेश्चन चेंज आएगा, क्वेश्चन सेम तो नहीं आएगा। अगर उन्होंने साइन इनवर्स -1 पूछ लिया फिर क्या करोगे? तो आप पहले तो माइनस बाहर लोगे, साइन इनवर्स -1 होगा माइनस साइन इनवर्स 1। आपको ये देखना कि साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? वो होती है पाई बाय 2 पे। तो इस बात को बहुत बारीकी से याद रखना। वैसे मैं इसकी एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा इस चैप्टर की भी, तो ध्यान रखते हैं इसे। इस क्वेश्चन को देखिए, पी एंड क्यू आर ऑर्डर इन डिग्री। तो पहले डेरिवेटिव का रूल सीखिए। अच्छा, मेरे को डेरिवेटिव का एक रूल याद रखना है, एक्स की पावर n, ये होता है nx n-1। वो यहाँ कैसे यूज़ होगा? देखिए यहाँ लिखा है dy dx ऑफ dy बाई dx का होल क्यूब। इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव करना है आपको इसका, और इस पर लगी हुई है पावर। सबसे पहले डेरिवेटिव होता है पावर का। अच्छा, जैसे मैं कहूँ कि मेरा जो x की पावर n का nx n-1 है, तो अगर इसे मैं मानूँ क्यूब, x क्यूब मान लूँ, तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता? 3 आ गया था, x 3-1 क्या होता? अगर ये x क्यूब होता तो क्या होता इसका? 3 आ गया था, एक पावर यहाँ कम होती तो 3x² होता। तो 3 को मैं आगे ले आऊँगा और इसकी एक पावर कम होगी, 3-1 कितनी होगी पावर? 3-1 2। अब पता बच्चे एलजे कहाँ है इस क्वेश्चन में, गलत कहाँ करा है? यहाँ तक तो ठीक कर दिया, बस यहीं रुक गए।
भैया आपने पावर का कर दिया, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव नहीं होगा, तो अंदर जो dy बाई डी एक्स लिखा है इसका डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव होगा, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, पावर कितनी है इसकी 1। अच्छा अब मुझे ऑर्डर निकालना है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है इसमें, या हाईएस्ट डेरिवेटिव बताइए कितनी बार डेरिवेटिव हुआ हाईएस्ट इसका 2, तो ये तो हो गया इसका ऑर्डर, जितनी मैक्सिमम बार वो डेरिवेटिव हो दैट इज ऑर्डर। एंड व्हाट इज डिग्री, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर टू द हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब बताइए हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, ठीक है। ऑर्डर को वो कह रहा है p, ऑर्डर को कह रहा है p और डिग्री को कह रहा है q। अब निकालिए p माइनस क्यू कितना आएगा 2 माइनस 1, कितना बचा 1, ऑप्शन बी। समझ गए बात को, ये डेरिवेटिव ध्यान रखना है, पहले पावर का करा 3 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव अगर होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले पावर का फिर dy बाई डी एक्स का, अगर वन टाइम डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो d2y अपॉन डी एक्स दैट इज द मैक्सिमम डेरिवेशन हियर, तो ऑर्डर इज इक्वल टू 2 एंड पावर टू द मैक्सिमम डेरिवेटिव इज़ 1, तो क्या आएगा यहाँ पे डिग्री 1, तो p माइनस क्यू आंसर। हर बार क्वेश्चन ऐसा ही मिलता है, इस बार थोड़ा सिंपल मिल सकता है, लेकिन हाँ इसमें ऑर्डर डिग्री में एक बात याद रखना, आपके कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर साइन के साथ आ रहा है, कॉस के साथ आ रहा है, टेन के साथ, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ आ रहा है, ई की पावर में आ रहा है, लॉग के साथ आ रहा है, अगर आपका डेरिवेटिव किसी और फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है तो ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा और डिग्री क्या होगी नॉट डिफाइंड, ये याद रखना, डिग्री क्या होगी नॉट डिफाइंड, इतनी बात याद रखनी है आपको। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स को इंक्रीजिंग दिखाना, तो इंक्रीजिंग का मैं आपको रूल बता देता हूँ, पहले सुन लीजिए उससे। सबसे पहले आप करोगे डेरिवेटिव, क्या करोगे सबसे पहले डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करने के बाद उसे 0 के इक्वल रखोगे टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए डेरिवेटिव को 0 रखोगे। डेरिवेटिव क्या आ रहा है इसका 2x माइनस 4, जब 2x माइनस 4 को मैं 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरी 2, क्या आएगी x की वैल्यू 2, ठीक है। जब भी कोई नंबर आता है और हमें कोई भी ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा हो तो उस समय जो हमारे दो एंड्स होते हैं वो होते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगर हमें कोई भी बीच में पॉइंट नहीं दे रखा, कि मतलब अगर ये कह देता कि मुझे तो भैया 2 से 3 के बीच में चेक करनी है, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 2 और 3 हो जाती, उसके बीच में हम सर्च करते। यहाँ पे उसने ये कहा है कि भाई मुझे ये बता दो कहाँ पे इंक्रीज़ होगा। जब ऐसे केस में हमें नहीं गिवन होता तो हम एक लेफ़्ट एंड को माइनस इन्फिनिटी और राइट एंड को क्या ले लेते हैं प्लस इन्फिनिटी। इसके बीच में हमें कोई पॉइंट मिला है, हमें मिला है 2, तो 2 को चेक कर लेते हैं। लेकिन अब इसमें इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, आप कैसे चेक करोगे। एफ डैश एक्स के अंदर माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए। माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। भैया नेगेटिव से चला और पॉजिटिव हो गया, 2 तो पॉजिटिव है ना, इसके बीच में 0 जरूर आया होगा। तो एक वैल्यू तो मैंने ली 0, क्या ली 0। माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में मैं ले रहा हूँ एट x इज इक्वल टू 0, क्या लिया मैंने, पहले एफ डैश एक्स है क्या 2x माइनस 4, तो 2 इंटू 0 माइनस 4, आंसर क्या आया -4 लेस देन 0। एफ डैश एक्स लेस देन 0 मीन्स डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज कर रहा है, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स इंक्रीजिंग, कि वो इंक्रीज कर रहा है वहाँ पे। अगर बताओ क्या है यहाँ पे नन ऑफ दीज दे रखा है क्या, मुझे नन ऑफ दीज नहीं दे रखा ना, और इस वाले में डिक्रीज कर रहा है, तो आप एक वैल्यू 4 डाल के चेक करोगे। जब 2 4 8, 8 माइनस 4 पॉजिटिव 4 आएगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, मैं दूसरा निकालूँ क्यों, मेरा तो ये MCQ है। जब इसमें डिक्रीजिंग आ गया पहले वाले में तो दूसरे में इंक्रीजिंग ही होगा, क्योंकि नन ऑफ दीज तो दे नहीं रखा ऊपर। माइनस इन्फिनिटी से 2 वाला कैंसिल हो गया, 0 से 2 आ नहीं रहा, 1 से 2 है नहीं, तो ऑप्शन क्या बचा 2 से
इन्फिनिटी। अगर ऑप्शन नहीं भी होता तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 3 हो नहीं सकते स्टार्टिंग के, तो बाकी आंसर क्या हुआ फिर? समझ गए बात को? ये आप क्वेश्चन ढंग से एक बार दोबारा वीडियो सुनोगे और अच्छे समझ में आएगा। द 8th क्वेश्चन, ये x इज इक्वल टू 1 + 5 म्यू, y इज इक्वल टू -5 + म्यू। ये आपके पास क्वेश्चन होगा। आपको ये बताना है कौन से पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। ये बताना है कौन से पॉइंट से पास करेगा। अच्छा, पहले मैं म्यू की वैल्यू एक बार चेक कर लेता हूँ। पासिस थ्रू विच पॉइंट। तो भैया पहले ना इसे कुछ ऐसा सा लिख लो, x जैसे आपका लिखा है x इज इक्वल टू 1 + 5 म्यू। मैं एक को बताऊँगा, बाकी आपको डायरेक्ट बताऊँगा। तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? x - 1 कुछ 5 जैसी आएगी। ये म्यू की वैल्यू आ गई। y की क्या आएगी? -5 + म्यू, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू आई y + 5, और यहाँ से क्या आई? म्यू की वैल्यू लास्ट वाले से -3 म्यू इज इक्वल टू z + 6, और म्यू इज इक्वल टू z + 6 अपॉन -3। आपको ऐसा सेट डालना जिसपे तीनों की तीनों म्यू की वैल्यू सेट सेम आए, ठीक है। देखो जैसे आप पहला सेट डालते हो, उसके अंदर आपने तीनों को म्यू के रिस्पेक्ट में लिख लिया। अब पहली वैल्यू डालो x की जगह, तो 1 - 1 0 आ रही है। जब आप 1 वाला डालोगे, पहला सेट डालो 1 - 1 0, बहुत बढ़िया। अगला डालो -5 + 5, ये भी 0 आ रहा है। तीसरा डालो 6 + 6, ये 0 नहीं आ रहा, ख़त्म बात। अगला डालो 1 5 6, 1 - 1 0, 5 + 5 10, ये भी ख़त्म हो गया। क्योंकि आप जब x y z की जगह ये पॉइंट्स पुट करोगे तो तीनों पॉइंट्स में म्यू की वैल्यू सेम आनी चाहिए। c पुट करो, 1 डालोगे 0 आ जाएगा, -5 डालोगे 0 आ जाएगा। z में जब ये -6 पुट करोगे तीसरे वाले में z की जगह, तो -6 + 6 क्या होगा? 0। तो ये हो गया ऑप्शन। दोबारा सीख लीजिए, पहले तीनों टर्म्स को म्यू के रिस्पेक्ट में लिख लो, लिख लिया। उसके बाद पॉइंट से चेक करो, x y z की जगह इसे पुट करो, इसे पुट करो और इसे पुट करो। आपका क्या पता पहले पे भी आंसर आ जाए, या पता चौथे तक भी आंसर ना आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये आपको एरिया दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? एरिया। शेडेड रीजन कह रहा है वो किसके बीच में? y इज इक्वल टू x², x की वैल्यू 0 से 2, तो y इज इक्वल टू x², x की वैल्यू 0, ये तो बना हुआ है क्वेश्चन में। और y एक्सिस के बीच में कह रहा है। जब वो y एक्सिस के बीच में कह रहा है तो स्ट्रिप y पे बनती हैं, और जब स्ट्रिप y पे बनती हैं तो एक बात ध्यान रखना, अगर एरिया x एक्सिस में है तो आंसर dx वाला होगा, और अगर y एक्सिस में है तो आंसर dy वाला होगा। क्या होगा आंसर? dy वाला। तो पहले तो ऑप्शन में जो dx है इन्हें कट कर दो कि ये आंसर नहीं हो सकते, ये आंसर नहीं हो सकते। आंसर में अगर dy में बन रहा है तो आंसर x dy होगा, और अगर dx में बन रहा है तो y dx होगा। एरिया ये याद रखना आपको, अगर वो y में एरिया बना रहा है तो आंसर होगा x dy। क्या होगा? x dy। और अगर वो x में बना रहा है तो आंसर होगा y dx, ठीक है। तो मेरे को तो पहले ये ध्यान रखना x dy, इस वाले के लिए आंसर क्या याद रखना? x dy। अब मुझे ये बताओ, y अगर x² के इक्वल है तो x किसके इक्वल होगा? √y। x किसके इक्वल होगा? √y के। तो ये ऑप्शन तो क्यों एलिमिनेट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे दोनों y y आ रहे हैं। मैंने दोनों सेम नोट किया ना। हाँ देखो ये वाला, क्योंकि इसकी लिमिट 0 से 4 होगी, बिल्कुल सही बात है। ये वाला क्यों सॉरी ऊपर वाला क्यों एलिमिनेट होगा ये बताइए? मैंने पहले नीचे वाला बोल दिया था। ऊपर वाला क्यों एलिमिनेट होगा? क्योंकि इसकी लिमिट 0 से 2 दे रखी है, बल्कि y की लिमिट कहाँ से? जब मैं dy में निकाल रहा हूँ, ठीक है, मुझे y में निकालना है, और ऑप्शन और इसका एरिया जो है y में 4 तक है, तो 0 से 2 तो नहीं होना चाहिए था। तो क्या होगा इसका? एक ऑप्शन ठीक आ रहा है, बस √y dy। अच्छा अब यहाँ से भी देख सकते हो, मैंने x को क्या निकाला? √y। x dy में x की जगह √y आ गया, और इधर है dy। आंसर क्या हुआ? √y dy। क्वेश्चन हमारे को देखिए, सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए, थोड़े से काम चल जाएगा। मैं जो यहाँ यूज़ होगा उसे लिखवा भी दूंगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन pb। और अगर कहीं पे कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो इसका मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a।
जैसे कि मेरा क्वेश्चन है, अच्छा दो लॉ और लिख लो जो इसमें यूज़ होंगे। डी मॉर्गन्स लॉ। देखो जितनी चीज़ें यूज़ होंगी पहले से ही मैं आपको लिखवा के चलूँगा ताकि क्वेश्चन में आप उसकी एप्लीकेशन को ढंग से कर सको। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है बेटा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है बेटा जी ए डैश यूनियन बी डैश। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? ई डैश बाय एफ डैश। मैंने पहले ही सब कुछ इसलिए डिस्क्राइब कर दिया था। अब मेरा फॉर्मूला होता कंडीशनल का ए बाय बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश। ठीक है, डैश को ही मैं यहाँ पे डंडे से लगा देता हूँ। अब ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ई यूनियन एफ, चाहे आप डैश लगा लो या इस तरह लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों बात सेम है। अगर आप इसके ऊपर डैश लगाते हो पूरा तो भी ठीक है, और आप ऐसे डंडा लगाते हो तो भी ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या आएगा? P, देखो जब एक के ऊपर लगा रहे थे हमने दूसरे के ऊपर भी ऐसे ही लगा दिया। बार लगाना हो बार लगा दो, स्लैश लगाना हो स्लैश लगा दो। ये आ गया 1 माइनस पी ई यूनियन एफ अपॉन 1 माइनस पी एफ। ऑप्शन चेक करो कहीं से मिल रहा है क्या कुछ? 1 माइनस पी ई यूनियन एफ तो ये आ गया, और ये 1 माइनस पी एफ नहीं लिखा उसने, पी एफ डैश ही छोड़ रखा है। ये तो बार लगा लो डैश लगा लो, ऑप्शन इज डी। इसको बहुत ढंग से करना, इसके ऊपर दोबारा क्वेश्चन इस साल भी आएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा फिर 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है, और ये टॉपिक आपकी बुक से हटा हुआ है। ठीक है, फिर भी इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? बुक से हटा हुआ है लेकिन उन्होंने कोर्स में डाला हुआ है। हर बार इससे क्वेश्चन आता है, और बड़ा भी क्वेश्चन आता है छोटा भी आता है। ई एक्स का मतलब वहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन भी कह सकता है। बेसिकली ई एक्स का मतलब होता है मीन। क्या होता है मतलब इसका? मीन। और मीन कैसे निकलता है सर? मीन का फॉर्मूला होता है समेशन पी आई एक्स आई। पी आई एक्स आई का मतलब है कि जो भी एक्स दे रखा है, एक्स को हम बोलते हैं रेंडम वेरिएबल। क्या बोलते हैं? रेंडम वेरिएबल। थोड़ा लाइट पड़ रही होगी बेटा मेरे जो मैंने बोला, लेकिन आपने सुन लिया होगा ना, रेंडम वेरिएबल। और ये इस रेंडम वेरिएबल के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो -4 की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, -3 की 0.2 है, -2 की 0.3 है, और -1 की 0.2 है, और 0 की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। इनको सामने सामने मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, वो मीन है आपका। तो मीन कितना हुआ? -4 इंटू 0.1 प्लस -3 इंटू 0.2 प्लस -2 इंटू 0.3 प्लस -1 इंटू 0.2 प्लस 0 इंटू 0.2, तो 0 हो गया। यहाँ पे आऊँ मैं तो -0.4, यहाँ पे आऊँ मैं -0.6, यहाँ पे आऊँ मैं -0.6, और यहाँ पे आऊँ मैं -0.2, और ये कलेक्टिवली आंसर होगा इसका -1.8। तो ये हमारा क्वेश्चन था, जो कि मतलब थोड़ा सा इजी था इतने का हार्ड क्वेश्चंस के बाद, तो राहत है इसमें। मीन का फॉर्मूला याद रखना, सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं बस, ये मीन होता है। अच्छा, अगर मान लो कहीं पे क्वेश्चन में इसकी प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी के या किसी ऐसे में दे रखी है कि हमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो एक बात याद रखना, सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होता है। सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होता है? 1। तो उसके ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो भैया जी पहले प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लिख लो, कुछ नहीं करना। जब ए से बी पे प्रोजेक्शन जा रहा है तो या बी से ए पे आ रहा है, मैं दोनों का फॉर्मूला बता देता हूँ पहले। अगर ए से बी पे आ रहा है तो दिमाग में ए डॉट बी, और जिसके ऊपर आ रहा है उसके मैग्नीट्यूड से कर दो डिवाइड, जिसके ऊपर आ रहा है। अगर बी ओ नहीं है तो बी डॉट ए, और ए के ऊपर आ रहा है तो ए के मैग्नीट्यूड से कर दो डिवाइड। ये कह रहा है कि प्रोजेक्शन हमारा 4 यूनिट दे रखा है। कितना है प्रोजेक्शन? और प्रोजेक्शन ए से बी के ऊपर है, तो ए डॉट बी क्या होगा? पहली बात तो प्रोजेक्शन कितना है? प्रोजेक्शन है आपका 4 यूनिट। प्रोजेक्शन है किसके ऊपर? ए से बी के ऊपर है। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं?
ए को लिखो पहले, डॉट बी को लिखो, और बी के मैग्नीट्यूड से कर दो डिवाइड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट और आई जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। 2 स्क्वायर, अरे यार जाना, 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, देख लीजिएगा। जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो याद रखना आई की मल्टीप्लाई आई से ही होती है। ठीक है, आई की आई से, जे की जे से, के की के से। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर? हम कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करते हैं बस, अल्फ़ा की 2 से, क्योंकि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 हो जाता है, उसे हटा देंगे। 1 भी नहीं समझ में आ रहा तो हटा दो उसे। लेकिन अल्फ़ा की 2 से, अगर जे के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा। अल्फ़ा की 2 से तो ये हो गया 2 अल्फ़ा। 1 इंटू 6 प्लस 6, 4 इंटू 3 प्लस 12 अपॉन अंडर रूट में कितना है? 36 और 9 45 और 4 49, ये 4 के इक्वल हो गया। तो 2 अल्फ़ा प्लस 18 इज इक्वल टू रूट 49 कितना होगा? 7। 7 को मल्टीप्लाई करो 4 में 28, तो 2 अल्फ़ा हो गया 10 और अल्फ़ा आ गया 5। चेक करो, ये ऑप्शन में है 5, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। 5 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 13 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई लाइन पैरेलल है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस, चलो ये तो बात हमारी बाद की है। जब लाइन पैरेलल होते हैं तो लिख लीजिए इफ लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन DRS आर इक्वल। तो डायरेक्शन रेशियो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये लाइन याद रखना। अब कोई भी अगर आपको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दे रखी है तो कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल, तो आपको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दे रखी है। किसकी फॉर्म में दे रखी है? कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दे रखी है। कैसे चेक करोगे? ये देखिए, यहाँ पे क्या है? ये 3, ये क्या है? 1, ये क्या है? 2। ठीक है, 3 1 2, और पैरेलल किसके है? 4 -3 और 7। किसके? 4 -3 और 7। अच्छा, वैसे तो ये ओड इवन आउट करके कर गए हों बच्चे, ये 3t + 4 3t + 4 3t + 4। इसका आसान तरीका क्या है? देखो 4 -3 और 7 जो है आपको, जिसके वो पैरेलल है, जिसके वो एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, वो इस पॉइंट से पास कर रही है, और पैरेलल है इसके 3 1 2 के। तो पहले आपने जो है इस इक्वेशन को देखो, x = 4t + 3 है। ठीक है, इसको नीचे लिख लो एक इक्वेशन को बस। तो ये कितना हो गया? x - 3/4, x - 3/4। बेटा जी एक बात याद रखना, जो पैरेलल होते हैं वो नीचे आते हैं। जैसे अगर मैं लाइन की इक्वेशन लिखता हूँ x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c, तो जो a b c होते हैं ये DRS होते हैं। तो जो डिनोमिनेटर में होगा ये DRS होगा, और जिसके वो पैरेलल है, जिसके वो पैरेलल है उसके DRS है 3 1 2, 3 1 और 2। जिसके वो पैरेलल है उसके DRS है 3 1 2। तो यहाँ DRS 4 आ रहा है, तो पहली इक्वेशन तो हट गई, पहली इक्वेशन हट गई। ठीक है, पहली इक्वेशन हट गई यहाँ से। अब इस वाले में देखिए जरा, x - 4/3, तो 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया। अब अगले में चेक करिए, यहाँ से y - 3, यहाँ से y - 3/1। तो मतलब मुझे ये देखना है कि t के साथ जो कोफिशिएंट है, t के साथ जो कोफिशिएंट है 3 1 2, ये तो मेरे DRS हैं। सुन लो इस बात को, मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्वेश्चन में ट्रिक अब समझ में आ जाएगी एक बार में। अगर यहाँ पे t की जगह k होता, p होता, कुछ भी होता, जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट दे रखे हैं ये मेरे DRS होंगे, ये मेरे क्या होंगे? DRS। और इसके साथ जो पॉइंट दे रखा है इससे वो पास करेगा। तो देखो पहला पॉइंट तो ठीक है 4, अगला पॉइंट क्या दे दिया उसने? अगला पॉइंट क्या दे दिया? +3, बट मेरा यहाँ पे -3 है। मेरा क्या है यहाँ पे? -3।
तो ये भी नहीं होगा। उससे अगले वाले में आ जाओ, 3t + 4 t - 3 2t + 7। पहले कोफिशिएंट चेक करो t का, 3 1 2, 3 1 2 आ गया। अब इसे चेक करो, 4 - 3 7, तो जी ये हो गया ऑप्शन। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अब इतनी रामायण बताने के बाद इसे शॉर्ट में ख़त्म करते हैं। शॉर्ट में क्या याद रखना है आपको, कि जो भी आपको इक्वेशन निकालनी है जिसके वो पैरेलल है, पैरेलल टू दिस, ठीक है, पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू दिस, इस लाइन के पास, इस लाइन के पैरेलल है, मतलब इस वेक्टर के पैरेलल है। आपको याद रखना कि इस वेक्टर के पैरेलल है। पैरेलल में DRS सेम होते हैं, पैरेलल में DRS सेम होते हैं। और पॉइंट ये है, तो आपको कोई भी इक्वेशन इस तरह से दे रखी है, इक्वेशन में ये देखना है कि t दे रखा है, p दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, उनके कोफिशिएंट जो होंगे, वो DRS के इक्वल होने चाहिए, और उनके साथ जो ऐड होके वैल्यू आ रही है वो पॉइंट के इक्वल होनी चाहिए। बस ये याद रखना है यहाँ पे। एक बार दोबारा सुन लीजिए, उनके जो कोफिशिएंट हैं वो DRS के इक्वल होने चाहिए, और उनके साथ जो ऐड होके वैल्यू आ रही है वो पॉइंट जिससे पास कर रहा है उसके इक्वल होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका आंसर। 14th क्वेश्चन क्या है कि आपको अल्फा दे रखा 3π/4। अल्फा वही है कि इफ अ वेक्टर मेक्स एंगल 3π/4 विद पॉजिटिव x एक्सिस, y एक्सिस के साथ π/3, और तीसरा थीटा एंगल दे रखा है। ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कह रहा है वो। तो मेरा होता है, एक रूल है cos² अल्फा, cos² बीटा, cos² गामा किसके इक्वल होता है, 1 के। cos² अल्फा की जगह है ना 3π/4, तो इसे लिखेंगे π - π/4। cos² बीटा, cos² π/3, और गामा को लिखेंगे थीटा। देखिए थोड़ा सा मुश्किल ही है ये, क्योंकि π - π/4 वहाँ पे कोई बच्चा सोच ही नहीं पाएगा। cos² π - π/4, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और पाई और 2π पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता, तो cos का cos ही रहेगा। लेकिन ये बन जाएगा cos² π/4, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि अगर नेगेटिव भी आएगा तो उसे स्क्वायर करके पॉजिटिव कर देगा वो। तो यहाँ वैल्यू आ गई cos² π/3। तीसरा आया cos² थीटा, किसके इक्वल है, 1। cos² π/4 किसके इक्वल होगा, 1/√2 का स्क्वायर, 1/2। cos² π/3 60 डिग्री, 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/4। cos² थीटा = 1। तो यहाँ जगह नहीं दिख रही कहीं भी, तो रब कर देता हूँ पहले थोड़ा सा। ये पहले का नोट हो गया होगा, तो यहाँ जगह बना देता हूँ। देखिए ज़रा, 1/2 + 1/4, इन दोनों को ऐड करोगे आंसर आएगा 3/4, प्लस cos² थीटा = 1, cos² थीटा = 1/4, cos थीटा ± 1/2। भैया 1/2 वैल्यू होती है कहाँ पे, cos π/6 पे, -1/2 कहाँ पे होती है वैल्यू, नहीं π/6, सॉरी π/3 पे, सॉरी π/3 पे। और दो वैल्यू आएंगी, एक नेगेटिव आ रही है, एक पॉजिटिव आ रही है। तो cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है, cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है। तो ऑप्शन में चेक करो, कहीं प्लस माइनस दे रखा है आपको, यहाँ पे डी क्या आ जाएगा, ± π/3। ठीक है, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है और वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है। देखिए 15th क्वेश्चन बहुत बड़ा है बेटा, मैं नोट नहीं कर पाया, पर मैं आपके साथ एक बार पढ़ लेता हूँ उसे। एक फैक्ट्री में दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक्स और वाई। उनसे जो प्रॉफिट अर्न होता है, आप भी क्वेश्चन पेपर उठा के पढ़ लीजिए। द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एक्स एंड वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो भी प्रॉफिट होता है उसे वो जेड में रिप्रेजेंट कर रहा है, 5x + 7y, वेयर एक्स एंड वाई आर नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली सोल्ड। एक्स और वाई क्या है, नंबर ऑफ यूनिट है जो एक्स और वाई बेच रहे हैं। तो बेचने से प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट मुझे पता है कि प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज होना चाहिए। प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, हमेशा मैक्सिमाइज। तो पहला ऑप्शन है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। तो ये डिफरेंस जब होता है, जब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि वो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो जब मैक्सिमाइज होगा जब हम दोनों का प्रॉफिट निकाल के उसका डिफरेंस करेंगे। ऐसा नहीं होता, प्रॉफिट दोनों से हो रहा है तो प्रॉफिट में हमेशा सम चलेगा। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हाँ कहीं पे अगर हो कंबाइंड या सम तो आंसर सही होगा,
थर्ड ऑप्शन देखिए, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज द कंबाइंड प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम सेलिंग एक्स एंड वाई, दैट इज द आंसर। ठीक है, हमेशा याद रखना कंबाइंड, प्रॉफिट में कंबाइंड। और जब आप कहीं पैसा लगा रहे हैं तो आप क्या सोचोगे कि आपका कम से कम लगे, तो प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज और कॉस्ट हमेशा मिनिमाइज। 16th क्वेश्चन है, ए डिनोट द सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। ए जो है वो सेट है कंटिन्यूस फंक्शन का, और बी जो सेट है वो डिफरेंशिएबल का होगा। तो भैया एक बात ध्यान रखना, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कंटिन्यूस जरूर होगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन नीड नॉट टू बी डिफरेंशिएबल। उल्टा नहीं होगा हर बार, मतलब ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, हर बार नहीं होगा। फंक्शन के लिए याद रखना मॉड एक्स, तो मॉड एक्स कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता जीरो पे, एक पॉइंट पे। तो अच्छा मुझे ये बताना था कि भाई कौन सा किसका सेट होगा। भाई हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब बी सबसेट हो गया ए का। अगर ए भी सबसेट होता बी का, बी तो सबसेट हो गया ए का, अगर ए भी सबसेट होता बी का तो दोनों इक्वल होते। तो दोनों क्या होते? इक्वल, पर इक्वल नहीं है, बी सबसेट है ए का, मतलब बी छोटा होगा ए बड़ा होगा। ऐसा देखिए कहीं पे बी छोटा ए बड़ा, ये हो गया ऑप्शन खत्म, क्योंकि बी ए के अंदर आ रहा है। यहाँ पे दोनों में कुछ मतलब हो भी सकता है, कई कई केस में हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसे वाली केस है, पर नहीं, डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस जरूर होगा। यहाँ तो कुछ बात ही नहीं है, तो ये तो ऐसे हटा देना, हटा, ये भी नहीं, ये ए को भी, ए को छोटा दिखा रहा है, बी को बड़ा दिखा रहा है, कंटिन्यूस फंक्शन छोटा नहीं होता। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, 4AB ए मैट्रिक्स है। देखो आपके में क्वेश्चन होगा, 4 फ्रेंड का, अभय, बीना, छाया और देवेश, और आस्क टू सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करने को कहा गया उनसे, और ये कहा गया कि दोनों मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स हैं। तो फिर कह रहा है कि इट इज़ नोन दैट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू आई, ए और बी आई नहीं है, और ए इनवर्स बी के इक्वल नहीं है। और देयर आंसर आज गिवन है, कि अभय ने आंसर दिया 6AB। इसको सॉल्व करने के बाद जो आया, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, 4AB प्लस 3AB प्लस 3BA माइनस 4BA। तो 4AB माइनस 3AB कितना हो गया, 7AB। ऑर्डर सेम है तो ऐड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करके भी ऑर्डर, अगर A का ऑर्डर 2x2 है, B का ऑर्डर 2x2 है, तो AB का ऑर्डर भी 2x2 ही आएगा। 3BA माइनस 4BA माइनस BA, तो ये ऑप्शन किसका आ रहा है, बीना जी का सही आ रहा है, करेक्ट कर दो। बात हो गई। अब हमारा 18वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी के इक्वल। ठीक है, ये कब ट्रू होगा, ये कब ट्रू होगा, पहले आप a माइनस बी और a प्लस बी की मल्टीप्लिकेशन करो। जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन